नमस्कार। आज हम एक ऐसे शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे जिसने हमारी आज की दुनिया को आकार दिया है, और वो विचार है राष्ट्रवाद। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सी डोर है जो लाखों करोड़ों अजनबियों को एक साथ एक राष्ट्र के नाम पर बांध देती है? यकीनन ये सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई लकीर तो नहीं हो सकती है ना? असल में राष्ट्रवाद एक साझा पहचान का, एक अपनेपन का गहरा विश्वास है। ये एक ऐसा आइडिया है जो 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में पैदा हुआ और फिर एक ऐसी जबरदस्त ताकत बन गया जिसने बड़े बड़े साम्राज्य बना भी दिए और मिटा भी दिए। तो इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे कि कैसे एक राष्ट्र का जन्म हुआ। एक कहानी है जो जनता के जुनून और क्रांति की आग में पैदा हुई, और दूसरी जिसे फौलादी इरादों और सैन्य ताकत से गढ़ा गया। तो आइए अपनी ये यात्रा 18वीं सदी के फ्रांस से शुरू करते हैं। देखिए, क्रांति से पहले फ्रांस में राष्ट्र की कोई सोच ही नहीं थी। मतलब नागरिकों का कोई देश नहीं था, बस एक राजा था और उसकी प्रजा। उस दौर में फ्रांस में सिर्फ और सिर्फ राजशाही चलती थी। सारी ताकत एक ही इंसान के हाथ में थी, राजा। उसकी इच्छा ही कानून थी। जैसा कि राजा लुई 14वें ने कहा भी था, मैं ही राज्य हूं, बात खत्म। लेकिन फिर आई फ्रांसीसी क्रांति और उसने इस पूरे सिस्टम को जड़ से ही उखाड़ फेंका। अब वफादारी राजा के लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए थी। लोग अब सिर्फ प्रजा नहीं थे बल्कि समान अधिकारों वाले नागरिक थे। 1789 के वो कुछ महीने क्या तूफानी महीने थे। एक मामूली सा लगने वाला वित्तीय संकट देखते ही देखते एक बड़ी क्रांति में बदल गया। मई में स्टेट्स जनरल की बैठक हुई और जुलाई आते आते तो लोगों ने बैस्टिल के किले पर ही धावा बोल दिया। इन कुछ घटनाओं ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि फ्रांसीसी राष्ट्रवाद नीचे से ऊपर की तरफ आया था। इससे आम लोगों ने हवा दी थी, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नए और शक्तिशाली आदर्शों से भरे हुए थे। ये इस विचार पर टिका था कि राष्ट्र किसी राजा या जमीन के टुकड़े से नहीं बनता, बल्कि अपने नागरिकों की सामूहिक इच्छा से बनता है। अब चलिए यूरोप के एक दूसरे हिस्से में चलते हैं। जहां एक तरफ फ्रांस क्रांति की आग में एक हो रहा था, वहीं दूसरी ओर जर्मनी नाम का कोई एक देश था ही नहीं। वो तो दर्जनों छोटे बड़े राज्यों का एक बिखरा हुआ गुट था। तो 19वीं सदी के बीच में जर्मनी बस कई राज्यों का एक समूह था, और सबसे बड़ा सवाल यही था कि इन सबको एकजुट कैसे किया जाए। इस सवाल का जवाब मिला प्रशिया के चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क से। उनके पास एक बहुत ही साफ और सीधी रणनीति थी। कोई आदर्शवाद नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताकत, जैसा कि उनके इन मशहूर शब्दों से साफ जाहिर है। बिस्मार्क की जो सोच थी उसे रियल पॉलिटिक कहा जाता है, मतलब यथार्थवादी राजनीति। इसका सीधा सा मतलब था कि देश का हित सबसे ऊपर है, भले ही उसके लिए नैतिक आदर्शों को किनारे क्यों न करना पड़े। भाषणों और बहसों की जगह उनका भरोसा एक फौलादी सेना और चतुर कूटनीति पर था। और यहाँ हम उनके काम करने का तरीका साफ साफ देख सकते हैं। उन्होंने बड़ी ही होशियारी से एक के बाद एक युद्ध लड़े। पहले डेनमार्क और ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन राज्यों से उनका दबदबा खत्म किया, और फिर फ्रांस के खिलाफ एक आखिरी और निर्णायक जंग जीतकर एक मजबूत जर्मन साम्राज्य बना डाला। इस तरह एक ताकतवर, एक एकीकृत जर्मनी का जन्म तो हुआ, लेकिन ये राष्ट्र किसी जनता की क्रांति से नहीं बल्कि सैन्य जीत और एक राजनेता की जबरदस्त इच्छा शक्ति से पैदा हुआ था। तो हमारे सामने राष्ट्रवाद की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक ही विचार, लेकिन उसके दो इतने अलग रास्ते हैं ना। इन दोनों मॉडल्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है फ्रांस का मॉडल जो नागरिकों की सामूहिक इच्छा और अधिकारों पर आधारित था, और दूसरी तरफ जर्मनी का मॉडल जिसे साझा भाषा, संस्कृति और सबसे बढ़कर राज्य की सैन्य ताकत ने ऊपर से बनाया था। और यहीं पर हमें राष्ट्रवाद का दोहरा चेहरा देखने को मिलता है। ये एक ऐसी ताकत है जिसने एक तरफ लोगों को जुल्म से आज़ादी दिलाई है, तो दूसरी तरफ उन्हें भयानक युद्धों की आग में भी झोंका है। सोचिए, इसमें साम्राज्य बनाने और तोड़ने दोनों की जबरदस्त ताकत है। ये लोगों को एक साथ ला भी सकता है और उन्हें भाषा, धर्म या नस्ल के नाम पर बुरी तरह से बांट भी सकता है।
तो ये सारी बातें हमें आज के लिए एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। फ्रांस की